हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखें, खूब मजे में रखें, खूब स्वाध्याय, खूब अध्ययन, खूब मेहनत करें। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे मुगल कालीन कला, संस्कृति, साहित्य। यही एक ही बात है, चाहे मध्यकालीन भारत में भी यदि हम चर्चा करें तो यही चीज़ आएगा आपका, और मुगल काल में भी यही चीज़ है। ठीक है, तो पिछली जो हमारी क्लासें हुई उसमें हम लोगों ने बात करी थी विशेष रूप से मुगल कालीन चित्रकला की सारी की सारी बातें हम लोग कर चुके। कौन कौन से काल में कौन कौन से चित्र बने उनकी भी बात कर चुके, और कौन कौन से शासक के शासनकाल में जो है प्रमुख प्रमुख कौन कौन से चित्रकार थे, ये चर्चा हम लोग कर चुके। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले एक तो मुगल कालीन संगीत कला की, मुगल कालीन संगीत कला की, और साथ ही साथ बेटा जी याद रखिएगा कि साथ ही साथ हम बात करेंगे किसकी, मुगल कालीन थोड़ी सी साहित्य की चर्चा भी हम लोग करेंगे। जो जो प्रमुख ग्रंथ हैं, है ना, उन ग्रंथों के नाम भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और किस शासक के शासनकाल में लिखी गई या किसके द्वारा लिखी गई, ये चर्चा हम लोग करेंगे। क्योंकि कोई ना कोई साहित्यिक ग्रंथ वस्तुतः विशेष रूप से साहित्य और शिक्षा, है ना, ये आपका पूरा सिलेबस का पाठ्यक्रम में है, तो उसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुगल कालीन संगीत कला। मुगल कालीन संगीत कला, ठीक है, देखिएगा, सुनिएगा, समझना पहले कुछ चीजों को, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करें। मुगल कालीन संगीत कला की वस्तुतः बात करें तो देखो, प्रारंभिक जो समय है, प्रारंभिक समय बोले तो कौन सा बेटा भाई, बाबर हो गया, हुमायूं हो गया। बाबर के पास टाइम था नहीं क्योंकि वो तो युद्ध लड़ता रहा, 4 युद्ध लड़े भारत में आने के बाद में, है ना। और हुमायूं की बात करें तो हुमायूं के पास में भी बेचारे के पास समय कहाँ था, समय टिकने ही नहीं दिया। एक तो किसने, शाहजहां, वो शेरशाह सूरी ने, किसने, शेरशाह सूरी ने, और फिर बीच का समय का उसका निर्वासन में चला गया। ठीक है, तो अपने आप को संभालने में फिर कभी कभी हुमायूं तो अफीमची था, बहुत बड़ा अफीमची था। अफीम ले लुआ करके ऐसे नृत्य वृत्य देख लेता था तो मन बहला लेता था। खैर, विशेष रूप से मुगल काल में यदि संगीत कला का जनक बोले मुगल काल में, तो संगीत कला का जनक माना जाता है अकबर। मुगल काल में ध्यान रखना बेटा, मुगल काल में संगीत कला का जनक कौन है? अकबर है। और वहीं ध्यान रखना कि मुगल काल में संगीत कला का स्वर्णिम युग अकबर प्लस मोहम्मद शाह रंगीला। वस्तुतः मोहम्मद शाह रंगीला हमारे पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, क्योंकि उत्तर मुगल काल सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पर अभी ध्यान रखिएगा, अभी हम इसी की बात करेंगे, ध्यान देना कि मुगल काल में संगीत कला का जनक, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता, अकबर के काल में सबसे पहली बार प्रारंभ हुई। और दूसरी चीज, संगीत कला का स्वर्णिम युग मुगल काल में जो है, तो याद रखना बेटा अकबर प्लस मोहम्मद शाह रंगीला। मुगल काल में, मुगल काल में संगीत कला का जनक, संगीत कला का जन्म, जनक की बजाय जन्म लिखें तो ज्यादा ठीक रहेगा, अकबर के काल में माना जाता है। अकबर के काल में माना जाता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि संगीत कला का स्वर्णिम युग, संगीत कला का स्वर्णिम युग तो स्वर्णिम युग कौन सा है बेटा? देखो, अकबर प्लस मोहम्मद शाह रंगीला, अकबर प्लस
मोहम्मद शाह रंगीला, ये तो कहलाता ही रंगीला बादशाह था, है ना। कई बार शराब के नशे में, कई बार शराब के नशे में नशे सी चढ़ गई हुई, है ना, ज्यादा हो जाती थी। तो संगीत चलाने के बाद में जब संगीत होता था तो भाई साहब कपड़े वपड़े सब खोल के नग्न होकर के फुर दौड़ा करता था दरबार में। तो मोहम्मद शाह रंगीला, इसलिए इसको रंगीला बादशाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंगीला बादशाह। चलिए बात कर लेते हैं अकबर के काल में प्रमुख संगीतकार। अकबर के काल में प्रमुख संगीतकार, देखो ध्यान देना भाई, प्रमुख संगीतकारों की यदि बात करते हैं तो नंबर 1 बाज बहादुर, नंबर 1 कौन? बाज बहादुर। नंबर 2 तानसेन, नंबर 2 कौन? तानसेन। तानसेन सबसे महत्वपूर्ण बनता है आपका प्रश्न, ठीक है ना। तानसेन के बारे में क्या चीजें याद रखनी है, ठीक है ना। एक तो भाई देखो थोड़ा सा मैं अलग रूप में पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, अन्य भाव में इसको कभी भी किसी रूप में नहीं लेना। तानसेन खाते हैं ना, तानसेन तो कंठा भर जाता है, कंठ भर जाता है। तो तानसेन को उपाधि दी गई थी कंठाभरण वाणी विलास। अकबर के द्वारा तानसेन को उपाधि दी गई थी, कौन सी? कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी गई थी। और इसी तानसेन को, तानसेन का वस्तुतः जो वास्तविक नाम पूछ लिया जाता है तो याद रखना कि तानसेन का वास्तविक नाम था रामरत्नु पांडे। क्या नाम था? रामरत्नु पांडे, जिसे अकबर ने रीवा के शासक, रीवा एमपी मध्य प्रदेश, रीवा के शासक रामचंद्र से प्राप्त किया था। रामचंद्र से प्राप्त किया था किसको? तानसेन को। तानसेन को उपाधि दी गई थी कौन सी? कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी गई थी किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। और ऐसा कहा जाता है कि जब तानसेन राग लापता था, राग छेड़ता था तो दिए जल उठते थे। क्या चीज? दिए जल उठते थे। और साथ ही साथ वो ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि साहब इतना खतरनाक गायक था कि जो कांच होते थे खिड़कियों के वो भी टूट जाते थे। इतनी बड़ी जब उसकी हाई पिच जो होती थी लयकारिता के साथ में जब वो गाता था तो दिए जल उठते थे। और राग मल्हार जब वो गाता था, अब ये कितनी इसमें वास्तविकता है, कितनी क्या है ये चीज़ तो हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ऐसा उल्लेख मिलता है कि जब राग मल्हार गाया करता था तो बारिश होने लग जाती थी। इस प्रकार का जो है संगीतकार हुआ करता था। कौन? तानसेन। ठीक है ना। आगे बात समझ में। वास्तविक नाम पूछा जा सकता है, रामरत्नु पांडे याद रखना। अकबर ने किससे प्राप्त किया था? तो रीवा मध्य प्रदेश के शासक, ठीक है, रामचंद्र से प्राप्त किया था। क्या उपाधि दी गई? तो कंठाभरण वाणी विलास। क्या चीज? कंठाभरण वाणी विलास की इसको उपाधि दी गई थी। तो पहला, ठीक है, पहला याद क्या रखोगे? बाज बहादुर। बाज बहादुर। फिर और कुछ लिख देता हूं जो जो संगीतकार थे। बाज बख्श, बाज बख्श, गोपाल, नंबर 4 हरिदास, नंबर 5 रामदास, नंबर 6 सुजान खां, नंबर 7
मियां चांद, मियां चांद। नंबर 8 बेजू बावरा, बेजू बावरा नहीं लिखूंगा अभी, ठीक है। दो नाम मैंने लिखे नहीं, कौन कौन से नहीं लिखे? एक तो लाल कुलवंत नहीं लिखा मैंने, जानबूझ के नहीं लिखा है, ठीक है। एक बेजू बावरा नहीं लिखा है, उसके पीछे भी कारण है, ठीक है ना। इसके पीछे क्या है, कारण है, क्या है, अभी मैं बताऊंगा। देखो, अब हम बात करेंगे तानसेन की। तानसेन, याद रखिएगा कि तानसेन का वास्तविक नाम, वास्तविक नाम रामरत्नु पांडे था। अकबर ने, अकबर ने तानसेन को रीवा एमपी, रीवा एमपी के शासक, याद रखिएगा नाम बेटा, रामचंद्र, ठीक है, रामचंद्र से प्राप्त किया था, ठीक है, रामचंद्र से प्राप्त किया था। अगली बात, उपाधि कंठाभरण वाणी विलास, कंठाभरण वाणी विलास, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, याद रखना कि अकबर ने क्या चीज, अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास किसे दी थी, उपाधि किसको दी, तानसेन को। किसको दी थी, तानसेन को। वास्तविक नाम याद रखना रामरत्नु पांडे। कहां से प्राप्त किया, रीवा मध्य प्रदेश के शासक रामचंद्र से प्राप्त किया था, ठीक है। आगे बात समझ में, एक बात और आगे देखो कि तानसेन के गुरु का नाम हरिदास थे, जो कि वृंदावन के निवासी थे, वृंदावन के निवासी थे। किसके निवासी थे, वृंदावन के निवासी थे। आगे बात समझ क्लियर है, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। अबुल फजल एक बात लिखता है, अबुल फजल एक बात लिखता है, क्या बात लिखता है कि पिछले 1000 वर्षों में, पिछले 1000 वर्षों में तानसेन के समान कोई भी गायक भारतीय इतिहास में नहीं हुआ। ये बात किसके लिए लिखी गई थी, तानसेन के लिए। किसने लिखी है बेटा, अबुल फजल ने। अबुल फजल का कथन, कि तानसेन के समान
तानसेन के समान पिछले 1000 वर्षों में तानसेन के समान गायक पिछले 1000 वर्षों में, पिछले 1000 वर्षों में नहीं हुआ है, वर्षों में नहीं हुआ है। ये बात किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है। किसके लिए लिखी है? तानसेन के लिए लिखी है। और लास्ट बात याद रखिएगा कि तानसेन अकबर के नवरत्नों में शामिल था। तानसेन अकबर के नवरत्नों में शामिल था। ठीक है, तानसेन अकबर के नवरत्नों में शामिल था। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं। ये जो तानसेन थे, इन तानसेन को मैंने कहा था ना, मैंने 2 नाम नहीं लिखे, एक तो बेजू बावरा नहीं लिखा और दूसरा लाल कुलवंत नहीं लिखा। उसके पीछे कारण है, दोनों नाम नहीं लिखने के पीछे। पहले बात करेंगे हम लाल कुलवंत की, तो लाल कुलवंत मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि विशेष बन जाता है। क्यों विशेष बन जाता है? इस तानसेन को हिंदू गायकी सिखाने वाला व्यक्ति कौन था? लाल कुलवंत। तानसेन को हिंदू गायकी किसने सिखाई थी? लाल कुलवंत ने। किसने? लाल कुलवंत ने। तो नोट लगा के लिख रहा हूं, देखो नोट। लाल कुलवंत ने तानसेन को हिंदू गायकी सिखाई। हिंदू गायकी सिखाई, जो कि स्वयं अकबर के संगीतज्ञों में शामिल था। संगीतज्ञों में शामिल था। ठीक है बेटा, देखो यहां से हालांकि कोई विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न बनते नहीं है। ज्यादातर जो प्रश्न बनेंगे वो तानसेन से बन सकता है प्रश्न। वास्तविक नाम पूछा जा सकता है, गुरु का नाम पूछा जा सकता है, कहां से प्राप्त किया ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करेंगे बेजू बावरा की। किसकी बात करेंगे? बेजू बावरा की। बेजू बावरा ये आपका सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी का विषय है। बेजू बावरा, यहां से सीधा सीधा आपका प्रश्न क्या बनता है कि क्या बेजू बावरा अकबर के संगीतज्ञों में शामिल था? सीधा सीधा प्रश्न बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। कई जो पुस्तकें हैं ध्यान से सुनना बेटा कि बेजू बावरा जो था वो अकबर कालीन नहीं माना जाता है। ये तानसेन के समकालीन था। अकबर के दरबार में ये बेजू बावरा नहीं हुआ करता था। याद रखना, ये ग्वालियर के राजा थे मान सिंह, उनका दरबारी संगीतकार था। ग्वालियर के राजा मान सिंह का दरबारी संगीतकार था जिसका नाम क्या था? बेजू बावरा। ये अकबर के
शासनकाल में नहीं था। तानसेन का क्या था, समकालीन था। परंतु एक बात याद रखिएगा कि ये बेजू बावरा जो था उसकी विशेष दुश्मनी थी किसके साथ में, तानसेन के साथ में। क्यों थी? क्योंकि वो बेजू बावरा के पिता की हत्या हो गई थी किसी षड्यंत्र के कारण, और उस हत्या का दोषी वो जो है तानसेन को मानता था। किसको मानता था? तानसेन को मानता था। तो देखिएगा बेजू बावरा कई ग्रंथों में, कई जो है ग्रंथ तो मैं कहूंगा नहीं, गाइड ही कहूंगा मैं, कई गाइडों में लिखा गया कि बेजू बावरा जो था ना वो अकबर का संगीतकार था, अकबर का दरबारी संगीतकार था। याद रखना बेटा, अकबर का दरबारी संगीतकार बेजू बावरा नहीं था। ठीक है ना? तो बेजू बावरा अकबर का दरबारी संगीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था। यह इसलिए जानबूझ के मैं आपको, क्योंकि ये बात आपको वहां लिखी हुई मिलती है, ठीक है ना, तो इसलिए आपका कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। आज के बाद ये नहीं रहना चाहिए कि बेजू बावरा कहीं, क्योंकि ये प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन अकबर के संगीतकारों में शामिल था, नहीं था। बेजू बावरा वहां पर आता है। कई गाइड वालों ने बता रखा है कि बेजू बावरा जो था वो अकबर के काल में था, अकबर का दरबारी संगीतकार था, जबकि नहीं था। याद रखना बेटा, बेजू बावरा वस्तुतः ग्वालियर के शासक राजा मान सिंह का दरबारी संगीतकार था। यह है ग्वालियर के राजा मान सिंह का दरबारी संगीतकार था। मान सिंह का दरबारी संगीतकार था। ठीक है, परंतु यहां पर एक चीज मैं और विशेष महत्वपूर्ण आप लोगों को बताऊंगा, अभी रुकिएगा। बेजू बावरा अपने पिता की हत्या का दोषी, अपने पिता की हत्या का दोषी तानसेन को मानता था। तानसेन को मानता था। नेक्स्ट नोट लगा के लिख रहा हूं, नोट कि बाज बहादुर मूलतः मालवा का शासक था। मालवा का शासक वे अकबर का दरबारी संगीतकार था। दरबारी संगीतकार था। जिसे अकबर ने जिसे अकबर ने 2000 का मनसब प्रदान किया। ठीक है, कितने का? 2000 का मनसब प्रदान किया था। किसने? अकबर ने। किसने? अकबर ने। अबुल फजल ने
अबुल फजल ने बाज बहादुर हेतु लिखा है कि वह संगीत विद्या एवं हिंदी गीतों में हिंदी गीतों में अपने समय का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति था। ये गीतों में अपने समय का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति था। तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि मालवा का कौन सा ऐसा शासक था जो कि अकबर का संगीतकार था। ठीक है, मालवा का ऐसा कौन सा शासक था जो कि अकबर का संगीतकार था? याद रखिएगा, बाज बहादुर। वस्तुतः इसी बाज बहादुर के ऊपर आक्रमण किया गया था। अकबर के काल में ही मालवा के ऊपर आक्रमण किया गया था 1561-62 के आसपास आदम खां के नेतृत्व में, और इस आदम खां ने बाज बहादुर को वस्तुतः पराजित कर दिया था। और इस बाज बहादुर की पत्नी थी जिसका नाम था रूपवती। उस रूपवती को सुसाइड करना पड़ा था, लेकिन बाद में आदम खां को भी जो है अकबर ने खूब दंडित किया था। ठीक है, क्योंकि अकबर वस्तुतः महिलाओं का बहुत ज़्यादा सम्मान करता था। हालांकि कई प्रकार की इस प्रकार की किंवदंतियाँ मिलती है कि अकबर के हरम में लगभग 15,000 रानियाँ थी। लेकिन दोस्तों ध्यान देना कि अकबर और बाबर वस्तुतः और हुमायूं मुगल काल में वस्तुतः सभी शासक महिलाओं का बहुत सम्मान करते थे। हरम में 15,000 महिलाएं इस प्रकार से थी क्योंकि उसने कई महिलाओं के साथ इसलिए विवाह किया ताकि वो सुरक्षित रह सकें और अपनी जीवन चला सकें। ठीक है, कोई अलग दिशा में उस चीज को मत लेना। ठीक है, चलिए खैर, ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिए। देखिएगा, अकबर के समय ध्रुपद गायकी की 4 शैलियां प्रचलित थी। अकबर के समय ध्रुपद गायकी की 4 शैलियां प्रचलित थी। कौन कौन सी? नौहर वाणी, खंडार वाणी, गोरार वाणी और डागुर वाणी। ध्रुपद क्या होती है बेटा? यति रति छंदालंकार। यति रति छंद और अलंकार से युक्त जो गायन कला होती है, यही गायन कला क्या कहलाती है? ध्रुपद शैली कहलाती है। क्या कहलाती है? ध्रुपद शैली। ये प्रश्न वस्तुतः फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है, आरएस में पूछा जा चुका है, और जो है रीट में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। याद रखना इस प्रश्न को। ठीक है, कई बार ये प्रश्न आ चुका है, तो ध्यान रखना कि कितनी ध्रुपद शैली, ध्रुपद गायकी की 4 शैलियां प्रचलित थी। नाम आपसे नहीं पूछा जाएगा वस्तुतः। ठीक है, यदि कोई डिफिकल्ट ही प्रश्न पत्र बनाना है तो वो आपसे नाम पूछ सकता है। ठीक है, ध्रुपद गायकी का मतलब होता है यति रति छंदालंकार, छंद और अलंकार से युक्त जो गायन कला होती है। ठीक है, लयकारिता के साथ में, किसके साथ में? लयकारिता के साथ में जब गायन किया जाता है तो ये क्या चीज होती है? ध्रुपद शैली होती है। कौन सी? ध्रुपद शैली। देखिएगा कि अकबर के समय ध्रुपद गायन की 4 शैलियां थी। ये कौन कौन सी 4 शैलियां हैं? उन 4 शैलियों के मैं नाम लिख रहा हूं। ठीक है, देखिएगा, नंबर 1 नौहर वाणी। नंबर 2 खंडार वाणी। खंडार वाणी।
नंबर 3 गोरारी वाणी, कौन सी? गोरारी वाणी। और नंबर 4 बेटा याद रखना डागूर वाणी, डागूर वाणी। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना कि ध्रुपद शैली में होता क्या वस्तुतः कि यति रति छंद और अलंकार से युक्त, यति रति छंद वे अलंकार युक्त गायकी, वे अलंकार युक्त गायकी। ठीक है, यति रति छंद व अलंकार युक्त जो गायकी होती है वो क्या होती है? ध्रुपद शैली होती है। क्या होती है? ध्रुपद शैली होती है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है, क्या प्रश्न कि अकबर जो था वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो याद रखना बेटा कि नगाड़ा बजाता था। ठीक है, क्या चीज? नगाड़ा बजाता था। आपने यदि सुना होगा अलबेला सजन घर आया, अलबेला सजन घर आया रे, अलबेला सजन घर आया रे। आपने यदि ये सुना है तो एक वो ध्रुपद का ही भाग है। किसका भाग है? ध्रुपद का भाग है, जिसमें अलग अलग प्रकार से यति रति और छंद, अलंकार का मतलब क्या है? अलबेला सजन घर आयो। तो अलबेला का मतलब एक विशेष अलंकार युक्त जो है सजन के लिए, सजन का मतलब पति, सजन का मतलब क्या है? पति। उसके लिए अलग से विशेष अलंकार का जो है प्रयोग किया गया। ठीक है, तो अलंकार युक्त जो गायकी होती है वो क्या होती है? ध्रुपद शैली होती है आपकी। क्या होती है? ध्रुपद शैली होती है। बाद में ध्रुपद शैली जब समाप्त हुई तो इसके स्थान पर ख्याल गायकी आई। कौन सी? ख्याल गायकी। क्या होती है ख्याल गायकी? तो ख्याल गायकी एक जैसे आप लोगों ने, चलिए आगे बात करेंगे। खैर, तो नोट लगा के एक बात लिख रहा हूं कि अकबर स्वयं, अकबर स्वयं, ये प्रश्न बहुत बार पूछ लिया गया बेटा, ध्यान रखना। अकबर स्वयं नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाता था, वाद्य यंत्र बजाता था। ठीक है, और ध्रुपद के बाद में, ध्रुपद के बाद ख्याल गायकी प्रारंभ हुई। ठीक है, कौन सी गायकी? ख्याल गायकी प्रारंभ हुई थी किसके बाद में? ध्रुपद के बाद में। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं जहांगीर के काल के गायकी के बारे में। और जहांगीर के काल की गायकी में कुछ विशेष बातें याद रखनी बेटा। प्रमुख कौन कौन से गायक थे? गजल गायक थे। ठीक है, जैसे शौकी, इस शौकी को आनंद खां की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। ये विशेष रूप से याद रखना। तानसेन का पुत्र बिलास खां, क्या चीज? तानसेन का पुत्र विलास पान पराग है। तानसेन के साथ में विलास याद रखना, विलास पान पराग। ठीक है, विलास पान पराग गुटका उटका कुछ आता होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। तानसेन का पुत्र पूछ लिया जाए तो बिलास। मैंने अभी अभी कहा कि कौन सी वस्तु थे? ख्याल गायकी, एक तरीके से गजल गायन का जो स्वरूप होता है वो क्या होता है? ख्याल गायकी, है ना। तुमको देखा तो एक ख्याल आया, आने दो, कोई बात नहीं, आते रहते। तो ध्यान देना कि जहांगीर कालीन प्रमुख
संगीतकार, प्रमुख संगीतकार। नंबर 1 शौकी, शौकी याद रखिएगा कि गजल गायक था, गजल गायक था। इसे जहांगीर ने आनंद खां की उपाधि दी थी, आनंद खां की उपाधि प्रदान की। नंबर 2 बिलास खां, बिलास खां याद रखिएगा बेटा, तानसेन का पुत्र था। किसका पुत्र था? तानसेन का पुत्र था। नंबर 3 छतर खां, छतर खां। नंबर 4 मक्खू खां, मक्खू खां। और नंबर 5 हमजान खां, हमजान। क्या है? हमजान। ये प्रमुख संगीतकार हैं किसके काल के? जहांगीर के काल के। किसके काल के बेटा जी? जहांगीर के काल के। आगे हम बात करेंगे किसकी? शाहजहां के काल की। तो शाहजहां जो था वो बहुत स्वयं जो था वो संगीत मर्मज्ञ था। क्या था? संगीत मर्मज्ञ, मतलब संगीत को खुद को जानने वाला था, स्वयं संगीत गायक हुआ करता था, खुद भी संगीत गाता था। कौन? शाहजहां। इसके जो दीवाने खास और दीवाने खास में प्रतिदिन संगीत के कार्यक्रम होते थे, बहुत डूब करके सुनने वाला व्यक्ति था। कौन? शाहजहां। इसके शासनकाल में प्रमुख जो गायक थे वो थे खुशाल खां और विश्राम खां। टोडी गायन, टोडी राग होती है एक, कौन सी? टोडी, थोड़ी नहीं, टोडी। टोडी राग गायन में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे, बहुत ज्यादा पारंगत थे। और इन्हीं की गायकी चल रही थी। एक दिन ऐसा उल्लेख मिलता है कि दीवाने खास में इन दोनों ने टोडी गायकी छेड़ रखी थी। बहुत खतरनाक वाली चीज थी, है ना। और उसी समय शाहजहां संगीत में पूरी तरीके से लीन था। और इसी समय एक कोई फरमान आता है, उसी फरमान में क्या था? उस फरमान में लिखा हुआ का था कि मुर्शिद और औरंगजेब को बंगाल भेजने का प्रस्ताव था। ठीक है, क्योंकि शाहजहां जो था वो संगीत में खोया हुआ था और इसीलिए उसने वो फरमान पढ़ा ही नहीं। और पढ़ा नहीं तो फिर क्या करा? उस पर बिना पढ़े ही क्या कर दिए? हस्ताक्षर कर दिए, साइन कर दिए। अब सब साइन कर दिया तो मुर्शिद कुली खां और औरंगजेब जो थे वो बंगाल चले गए। अब उनका एक तरीके से षड्यंत्र था कि ये अभी तो औरंगजेब आराम से मस्ती से संगीत सुन रहा है, तो अभी इनसे साइन करवा लो। तो उसने पढ़ा नहीं बावड़े ने। अब इसमें बेचारे खुशाल खां और विश्राम खां की कहाँ गलती थी? परंतु जब उसे पता चला कि अरे मैंने तो फरमान के ऊपर क्या कर दिया? हस्ताक्षर कर दिया। और कब करा हस्ताक्षर के? और वो जब टोडी गायन गा रहे थे तब में। ठीक है, तो टोडी राग ध्यान रखना। तो जब ये पता चला उसको, तो शाहजहां ने जो है इन दोनों खुशाल खां और विश्राम खां दोनों को बेचारों को दंड दे दिया। और इनके जो वंशानुगत अनुवांशिक जो अधिकार थे, उन अनुवांशिक अधिकारों को इस द्वारा इसके जो है शाहजहां के द्वारा क्या कर लिया? उनके अधिकारों को छीन लिया गया था। ठीक है, आगे बात समझ। शाहजहां काल में और भी कई संगीतकारों का उल्लेख मिलता है। जैसे हम बात करें लाल खां
क्या चीज? लाल खां। इस लाल खां को शाहजहां ने गुण समुद्र की उपाधि दी थी। जगन्नाथ, सूरसेन, दुरंग खां, ठीक है ना। तो ये जो थे प्रमुख लोग थे शाहजहां के काल में, जिन्होंने संगीत को अलग ही स्वरूप प्रदान किया। औरंगजेब, उसके बाद में आपको पता है औरंगजेब ने जो है, औरंगजेब के काल में हर एक चीज क्रॉस, ठीक है। तो शाहजहां के शासनकाल में शाहजहां कालीन संगीतकार। याद रखिएगा बेटा कि शाहजहां गायन किया करता था। वह संगीत मर्मज्ञ था। वह संगीत मर्मज्ञ था। प्रमुख संगीतकार तो देखो, खुशहाल खां, खुश कर दिया, ठीक है। कौन? एक तो खुशहाल खां, नंबर 2 विश्राम खां। नंबर 2 क्या है बेटा जी? विश्राम खां। याद रखना कि यह दोनों टोडी राग गायन में पारंगत थे। टोडी राग गायन में पारंगत थे। अब बनता है आपका यहाँ पर खतरनाक वाला नोट। कि शाहजहां रोजाना दीवाने खास में संगीत सुना करता था। उपरोक्त दोनों संगीतकारों का संगीत सुनते समय उसने मुर्शीद कुली खां वे औरंगजेब को
बंगाल भेजने के शाही फरमान पर, बंगाल भेजने के शाही फरमान पर बिना पढ़े हस्ताक्षर कर दिया, बिना पढ़े हस्ताक्षर कर दिए। बाद में जब पता चला तो इन दोनों को दंड स्वरूप इनके आनुवंशिक अधिकारों से वंचित कर दिया, आनुवंशिक अधिकारों से अधिकार से वंचित कर दिया। अब यहां पर आनुवंशिक अधिकार का मतलब क्या बेटा? आनुवंशिक अधिकार का मतलब यह है कि जो है जागीर जो मिलती थी उस जागीर से उन्हें बेदखल कर दिया। इनके खुद के जो आनुवंशिक अधिकार थे, पैतृक जो संपत्ति थे, उससे भी इनको क्या कर दिया? बेदखल कर दिया। और साथ ही साथ ये घोषणा कर दिया कि इनकी जो है परिवार से आगे आने वाले समय में यहाँ जो है मुगल दरबार में कोई भी नहीं गाएगा क्योंकि इस प्रकार की दुर्घटना और भी घट सकती। तो इसमें बेचारे ये क्या करे, गलती तो उसकी स्वयं की थी। खैर, अन्य गाय की बात करते हैं हम लोग। शाहजहांकालीन अन्य गायक, शाहजहांकालीन अन्य गायक, अन्य गायक। नंबर 1, लाल खां। याद रखिएगा बेटा, लाल खां इंपॉर्टेंट बनता है आपका। शाहजहां ने इसे गुण समुद्र की उपाधि प्रदान की थी। शाहजहां ने इसे गुण समुद्र की उपाधि प्रदान की। ठीक है, कौन सी उपाधि दी थी? गुण समुद्र की। किसको दी बेटा? लाल खां को दी थी, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2, जगन्नाथ। नंबर 3, सूरसेन। नंबर 4, दूरंग खां। दूरंग खां। लास्ट टॉपिक औरंगजेब की बात कर लेते हैं बेटा। औरंगजेब तो संगीत कला के ऊपर क्या लग गया? प्रतिबंध लग गया। संगीत कला पर क्या लगा दिया उसने? प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, ऐसे कहा जाता है कि औरंगजेब के समय में
किसके समय? औरंगजेब के समय में संगीतकारों ने, जब इसने संगीत के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया तो संगीतकारों ने क्या किया? अर्थी निकाली, अपने जो वाद्य यंत्र थे इन वाद्य यंत्रों को अर्थी पे, कंधे पे सजाया और सजाने के बाद में दरबार के सामने, राजमहल के सामने जोर जोर से चिल्लाए, अरे बारह का मर गो, मर गया मर गया मर गया, इस प्रकार की बातें हुई। बार बहुत जोर जोर से रोने की आवाज आई। ऐसा कहा जाता औरंगजेब ने बाहर जाकर के झांका तो सब संगीतकार अर्थी लेकर के जा रहे थे। औरंगजेब को लगा कि किसी संगीतकार की मृत्यु हुई है। औरंगजेब ने पूछा, रे कौन चलता बना? तो उन संगीतकारों ने कहा कि जहांपना बादशाह, हमारा संगीत मर गया है, हमारा संगीत मर गया है। तो औरंगजेब ने कहा कि जहां भी दफन करके आ रहे हो, इतना गहरा दफनाना कि जिंदगी में कभी वापस बाहर नहीं निकल पाए। निकम्मा आदमी, ठीक है, इस प्रकार की बातें की। लेकिन वस्तुतः औरंगजेब के बारे में ये भी किंवदंतियां, अनुश्रुतियां प्रचलित है कि वो स्वयं कुशल वीणा वादक था। याद रखिएगा कि औरंगजेब स्वयं कुशल वीणा वादक था। स्वयं कुशल, छुप छुप के वीणा बजाता था बेटा, कुशल वीणा वादक था, वीणा वादक था। ठीक है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रश्न बनता है, देखो प्रश्न ये पूछा ही जाता है बेटा कि भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकों का लेखन फारसी भाषा में किसके शासनकाल में हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। अब ये दिमाग में बिठा के मत बैठना कि क्योंकि औरंगजेब के शासनकाल में जो है संगीत के ऊपर प्रतिबंध लग गया तो शास्त्रीय संगीत के ऊपर पुस्तकें नहीं लिखी जाएगी। सबसे ज्यादा शास्त्रीय संगीत के ऊपर पुस्तकें औरंगजेब के काल में लिखी गई, ये बात याद रखना। ठीक है। और कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में लिखी गई। ठीक है, तो नोट लगा के लिख रहा हूं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी भाषा में सर्वाधिक पुस्तकें औरंगजेब के काल में लिखी गई। औरंगजेब के काल में लिखी गई। ठीक है ना भाई। संगीतकार बैठे बैठे बेचारे क्या करते, तो इसलिए उन्होंने पुस्तकें लिख डाली। क्या लिख डाली? पुस्तकें लिख डाली। तो ये हमने बात कर ली किसकी? औरंगजेब के शासनकाल की। औरंगजेब के शासनकाल में भी कुछ प्रमुख संगीतकारों का उल्लेख मिलता है, जैसे रसबेन खां, नाम लिख देता हूं। औरंगजेब कालीन संगीतकार, प्रमुख संगीतकार। रसबेन खां। ठीक है। औरंगजेब को हालांकि रस नहीं आता था संगीत में, लेकिन फिर भी इसके काल में जो संगीतकार था जिसका नाम क्या था? रसबेन खां। और फिर रस आएगा तो फिर सुखी भी तो होएगा, इसलिए सुखी सेन। कौन? सुखी सेन। सुखी सेन। ठीक है। तो सबसे पहले रस नहीं आया, फिर क्या हुआ? सुखी। ठीक है ना। तो फिर क्या है? सरस नेन, हयात सरस नेन, हयात सरस नेन। ठीक है। सबसे पहले क्या? रस, फिर सुखी नैन, फिर क्या? हयात सरस नैन। और नैनों के ऊपर क्या हो गई? कृपा हो गई, तो कलावंत जैसा दिखा। कृपा वे कलावंत, कलावंत।
याद रखिएगा कि संगीतकारों ने इसी के काल में जनाजा निकाला। संगीतकारों ने वाद्य यंत्रों का जनाजा निकाला। ठीक है, चलिए ये बात हो गई थोड़ी सी। अब हम बात करने वाले हैं जल्दी जल्दी से मुगल कालीन प्रमुख ग्रंथ में लिखा देता हूं आप लोगों के लिए। मुगल कालीन साहित्य, या मुगल कालीन ग्रंथ। ठीक है, देखो ध्यान देना बेटा। सबसे पहले हम बात करते हैं बाबर से। नंबर 1 तुजुके बाबरी। ठीक है, याद रखना ये आत्मकथा है। इसे वस्तुतः बाबरनामा कहा जाता है। ठीक है, बाबरनामा का जो तीसरा भाग है ना उसको तुजुके बाबरी कहते हैं वैसे, है ना। और यही चीज अकबरनामा के साथ में है। एक है नंबर 2 दीवान। ये दीवान जो है वो काव्य संग्रह है बेटा, काव्य संग्रह। नंबर 3 रिसाल ए उसज। रिसाल ए उसज, या फिर याद रखिएगा खत ए बाबरी। इसी को क्या बोलते हैं? खत ए बाबरी, खत ए बाबरी। और नोट लगा रहा हूं कि बाबर मुंबईयान या मुंबईयान पद्य शैली का जनक माना जाता है। बाबर मुंबईयान पद्य शैली का जनक माना जाता है। ये बात विशेष आपके लिए प्रश्न बन जाता है। ठीक है, फिर देखो आपसे पूछ लिया जाता है हुमायूं नामा किसने लिखा? हुमायूं नामा याद रखिएगा लेखक कौन है हुमायूं नामा की? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। ठीक है, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं की आत्मकथा है हुमायूं नामा। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? तो याद रखना गुलबदन बेगम। एक अभी हाल ही में पूछा गया था, फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था, शायद यूजीसी नेट में आया था कि तारीख ए रसीदी के लेखक, तारीख ए रसीदी के लेखक कौन थे? मिर्जा हैदर दोगलत। तारीख ए रसीदी, देखो बेटा ये याद ही करनी पड़ेगी आपको। मिर्जा हैदर दोगलत।
फिर एक ग्रंथ और याद रखना कि तारीख ए दौलत, तारीख ए दौलत ए शेरशाही, दौलत ए शेरशाही। हसन खां लेखक कौन है इसमें? हसन खां। याद रखिएगा कि शेरशाह सूरी के बारे में जानकारी मिलती है। शेरशाह सूरी के बारे में जानकारी मिलती है। एक विशेष वेरी मोस्ट नोट लगा रहा हूं बेटा कि अकबर का काल जो बार बार प्रश्न पूछा जाता है, अकबर का काल हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग कहलाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट ग्रंथ तारीख ए अकबरी। ठीक है। और तारीख ए अकबरी के जो लेखक हैं वो है आरिफ कंधारी। आरिफ कंधारी। नेक्स्ट आईने अकबरी। आईने अकबरी अकबरनामा का तीसरा पार्ट है, याद रखना। अकबरनामा का तीसरा पार्ट, अकबरनामा, इसी को क्या बोलते हैं वस्तुतः? अकबरनामा। ध्यान रखना बेटा, अबुल फजल, अबुल फजल के द्वारा रचित है ये। ठीक है। अकबर की आत्मकथा है ये, अकबर की आत्मकथा। साथ ही ध्यान देना इसमें क्या कि अकबरकालीन प्रशासन, राजनीति और मुगल कालीन जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है वस्तुतः क्या? अकबरनामा। ठीक है। शासन, राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, ठीक है, की जानकारी देता है। ठीक है। धर्म इत्यादि की जानकारी देता है। कला, संस्कृति, साहित्य की भी जानकारी है। आगे बात समझ में? तो आईने अकबरी जिसे अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा रचित है। ये किसके द्वारा है? अबुल फजल के द्वारा। एक उल्लेख मिलता है तबकाते अकबरी, अकबरी, तबकाते अकबरी, तबकाते अकबरी। ध्यान रखना बेटा, तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद, निजामुद्दीन अहमद द्वारा रचित है। निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। तुजुके जहांगीरी, तुजुके जहांगीरी। तो ध्यान देना, तुजुके जहांगीर जो कि जहांगीर की आत्मकथा है। जहांगीर ने स्वयं लिखा इसको, जहांगीर ने स्वयं लिखा।
लेकिन इसमें कुछ विशेष बातें आप लोगों को ध्यान रखना कि तुजुके जहांगीरी को 3 लोगों ने जो है मिलकर के पूर्ण किया था। नोट लगा रहा हूं एक कि तुजुके जहांगीरी में अपने प्रारंभिक अब यहां पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है बेटा। कंट्रोवर्सी क्या है? कंट्रोवर्सी ये मिलती है आप लोगों को कि कई जगह आपको उल्लेख ये मिलेगा कि जहांगीर ने अपने प्रारंभिक 12 वर्षों का इतिहास स्वयं ने लिखा, और कई जगह उल्लेख ये मिलेगा कि जहांगीर ने अपने प्रारंभिक 14 वर्षों का इतिहास जो है वो उसने स्वयं लिखा। लेकिन ज्यादातर पुस्तकों में फिर 12 वर्ष का उल्लेख मिलता है। बाकी आगे की यदि हम बात करते हैं कि आगे का इतिहास किसने लिखा, तो जहांगीर के फिर 12 के बाद के जो समय था, अगले 7 वर्ष का जो समय था, वो लिखा था मोतमिद खां ने। किसने? मोतमिद खां ने। और सबसे लास्ट में इस तुजुके जहांगीरी को पूरा करने का श्रेय किसको जाता है? मोहम्मद हादी को। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है आपका यहां से। क्या प्रश्न बनता है कि प्रारंभिक 12 वर्षों का इतिहास किसने लिखा? जहांगीर ने स्वयं लिखा तुजुके जहांगीरी में। उसके बाद का 19 वर्ष तक का इतिहास किसने लिखा? तो याद रखिएगा कि मोतमिद खां ने लिखा। और फिर अंत में पूरा किस करने का श्रेय किसको जाता है तुजुके जहांगीर को? तो बेटा याद रखिएगा कि मोहम्मद हादी। कौन है? मोहम्मद हादी को जो है इसको पूरा करने का श्रेय आपको जाता है। तो देखिएगा कि प्रारंभिक 12 वर्षों का इतिहास, 12 वर्षों का इतिहास स्वयं ने लिखा, स्वयं लिखा। 19वें वर्ष तक का इतिहास, 19वें वर्ष तक का इतिहास मोतमिद खां के द्वारा लिखा गया। जबकि इसे पूरा करने का श्रेय, इसे पूरा करने का श्रेय मोहम्मद हादी को जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न आपका बनता है बेटा, याद रखना कि मोहम्मद हादी को जाता है। तो ये हमने बात कर ली किसकी? तुजुके जहांगीरी की। ये बात आपकी इतनी क्लियर हो जानी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियां आपको और आपके परिवार को मिले और आप लोग बहुत जल्द से जल्द सफल हो, ये मेरी आपके लिए मनोकामना है। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।